हेलो एवरीवन। हमारा आज का रिवीजन का टॉपिक है चैप्टर नंबर 7 जिसका नाम है रिपोर्टिंग, जिसके अंदर हम 700 सीरीज के 6 स्टैंडर्ड 700, 701, 705, 706, 710, 720 ये 6 स्टैंडर्ड कवर करेंगे। दूसरा इस चैप्टर का पार्ट है कुछ मिसलेनियस टॉपिक जैसे नोट्स ऑन अकाउंट वर्सेस क्वालिफिकेशन, रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट। देयर आफ्टर इस चैप्टर का थर्ड पार्ट आएगा जिसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे रिपोर्टिंग या ड्यूटीज ऑफ ऑडिटर अंडर कंपनी लॉ, कंपनी एक्ट 2013, सेक्शन 143 की रिपोर्टिंग, रूल नंबर 11 की रिपोर्टिंग एंड रिपोर्टिंग अंडर कारो 2020। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद द 700 सीरीज स्टैंडर्ड। 700 की सीरीज में हमारे पास 6 स्टैंडर्ड हैं जो हमें कवर अप करने हैं। 700 अनमोडिफाइड ओपिनियन पर है, 701 की ऑडिट मैटर के ऊपर है, 705 मॉडिफाइड ओपिनियंस पर है, 706 इसमें हम ईओएम एंड अदर मैटर पैरा को कवर करते हैं, 710 कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन की बात करता है एंड 720 अदर इंफॉर्मेशन accompanying विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन द एनुअल रिपोर्ट उसकी बात करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 700 के साथ। ऐसे 700 जिसका नाम है फॉर्मिंग एन ओपिनियन एंड रिपोर्टिंग ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दो मेन टॉपिक आ जाते हैं इसके अंदर कि ऑडिटर is required to obtain reasonable assurance that financial statement as a whole are free from material misstatement whether caused due to fraud and error. This is the overall objective of the independent auditor as per SA 700. Now, इसी reasonable assurance को लेते वक्त ऑडिटर ने क्या किया, अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म किया, प्रोसीजर्स के बेसिस पर ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट किए, उन ऑडिट एविडेंसेस को एनालाइज किया, इवेलुएट किया, जिसके बेस पर उसने एक कंक्लूजन ड्रॉ किया और उसी कंक्लूजन को एक ओपिनियन की फॉर्म में एक्सप्रेस किया। तो जो ऑडिटर को एक ओपिनियन देनी है उस ओपिनियन को देने के लिए ऑडिटर को पहले एक कंक्लूजन ड्रॉ करना पड़ेगा और कंक्लूजन ड्रॉ करते वक्त जो ऑडिट एविडेंसेस की एनालिसिस है दैट नीड्स टू बी टेकन केयर। तो हमारा पहला टॉपिक जो एसए 700 के अंदर आता है दैट इज फॉर्मिंग एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। ऑडिटर शैल फॉर्म एन ओपिनियन whether the financial statements are prepared in all material respects in accordance with the applicable FRF. To form this opinion, auditor needs to conclude whether he has obtained a reasonable assurance that financial statements as a whole are free of material misstatement whether caused due to fraud or error. The conclusion shall take into account the following. तो जो कंक्लूजन ड्रॉ करना है ऑडिटर को कि मुझे रीजनेबल एश्योरेंस मिल चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट, तो इस कंक्लूजन को ड्रॉ करते वक्त ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर his conclusion in accordance with SA 330 whether sufficient appropriate audit evidences has been obtained or not. Auditor is required to consider his conclusion in accordance with SA 450 whether uncorrected misstatements are material either individually or in aggregate. जो मिस स्टेटमेंट्स मैनेजमेंट ने करेक्ट नहीं कराई क्या वो मटेरियल है? यदि वो मटेरियल है इन दैट केस ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन मॉडिफाइड ओपिनियन। ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर द इवैल्यूएशंस। क्या 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 फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट्स एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क।
whether in view of the requirements of applicable financial reporting framework, क्या फाइनेंशियल स्टेटमेंट एडिक्वेटली डिस्क्लोज कर रही है सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग पॉलिसीज को दैट आर बीन सेलेक्टेड एंड अप्लाइड while applied in preparation of financial statements, whether the accounting policies selected and applied are consistent with the applicable FRF and they are appropriate, whether accounting estimates are reasonable, whether the information presented in financial statement is relevant, reliable, understandable, comparable, whether the financial statement provide adequate disclosures so as to understand the effect of significant events and transaction on the information conveyed in the financial statement, and technology that is used in the financial statement, that is the term used in the financial statement including title of each financial statement is appropriate. So जो ऑडिटर को अपना एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है, क्या रीजनेबल एश्योरेंस मिला दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज ए होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट, तो उस कंक्लूजन के लिए ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू कंसीडर नंबर 1 कंक्लूजन in accordance with SA 330 whether sufficient appropriate audit evidence has been obtained. Conclusion in accordance with SA 450 whether uncorrected misstatements are material either individually or in aggregate. Evaluation, क्या financial statement are prepared in all material respect in accordance with requirements of FRF, क्या accounting policies are appropriately disclosed, whether the accounting policies are consistently followed and they are appropriate, accounting estimates are reasonable, information presented in the financial statement is relevant, reliable, comparable, understandable, financial statement provide adequate disclosures to understand the effect of significant events and transactions occurred during the year, and the terminology used and the title of each financial statement whether it is appropriate or not. So after all these consideration ऑडिटर ने अपना कंक्लूजन ड्रॉ किया. इफ ही इज सेटिस्फाइड कि सब चीजें ठीक है, देन ही इज रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन एंड दैट ओपिनियन विल बी अ अनमोडिफाइड ओपिनियन. तो एक ओपिनियन के अंदर हम क्या क्या चीजों को कवर करेंगे और ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट के एलिमेंट्स क्या हैं उसकी चर्चा कर लेते हैं. ओवरऑल ऑडिट रिपोर्ट जो अनमोडिफाइड है, टाइटल, एड्रेस सी, ओपिनियन सेक्शन, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन, गोइंग कंसर्न, की ऑडिट मैटर, मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, सिग्नेचर, प्लेस एंड डेट. तो पहले बात करते हैं टाइटल की. अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट, ऑडिट रिपोर्ट का एक डिस्टिंग्विश्ड टाइटल होना चाहिए सो दैट दिस ऑडिट रिपोर्ट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द अदर रिपोर्ट. In a dependent auditor report that is a suitable title, it can be used so as to distinguish from the reports issued by the others. Address C. Auditor's report shall be addressed as appropriate. Generally, it is addressed to those for whom this report is being prepared. Opinion section. Opinion para या ओपिनियन सेक्शन शैल कवर द इंट्रोडक्टरी पैरा. इंट्रोडक्टरी पैरा में आइडेंटिटी, जो एंटिटी है उसको आइडेंटिफाई किया जाता है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के टाइटल को आइडेंटिफाई किया जाता है, द पीरियड जिसके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाई गई है या डेट फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज बीइंग प्रिपेयर्ड उसको स्पेसिफाई किया जाएगा, और एक स्टेटमेंट दी जाएगी दैट वी हैव ऑडिटेड द accompanying financial statements of A, B, C Limited, which comprises the balance sheet and profit and loss, cash flow statement, statement of changes in equity, etc., etc. तो एक statement that financial statements have been audited. तो ये आता है सबसे पहले एक introductory पैरा. Thereafter, फिर ऑडिटर अपनी ओपिनियन देता है that to the best of our information and explanation provided to us, we are of the opinion
that financial statements are being prepared in all material respect as per the requirements of generally accepted accounting principle or accounting standard notified under section 133 provide the information as required by the act. तो जो ओपिनियन का पैरा है पहले उसमें ओपिनियन में इंट्रोडक्शन आएगी, देयर आफ्टर फिर मेन ओपिनियन आती है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन। ओपिनियन में ध्यान रखिएगा दो तरह के फ्रेमवर्क के बेसिस पर ओपिनियन चेंज होती है, एक फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क जिसमें फेयर वर्ड आएगा और दूसरा कंप्लायंस फ्रेमवर्क जिसमें फेयर वर्ड नहीं आता। तो कंप्लायंस फ्रेमवर्क में एक ही तरह से लैंग्वेज यूज होती है दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रिपेयर्ड इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर एफआरएफ। लेकिन जब फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क होता है तो उसमें दो तरह से लैंग्वेज यूज हो सकती है ओपिनियन की। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर बीइंग प्रिपेयर्ड फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट एज पर द एफआरएफ, फेयरली वर्ड आएगा, या we can use the word financial statement reflects true and fair view of state of affairs, financial results, cash flows and changes in equity and so on। तो यदि फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है तो हम either of these two दोनों में से कोई लैंग्वेज यूज कर सकते हैं बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन प्रोवाइडेड टू अस। वी आर ऑफ द ओपिनियन दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद जो भी एफआरएफ का नाम है, या फिर इन आवर ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिव अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ स्टेट ऑफ अफेयर्स, फाइनेंशियल रिजल्ट, कैश फ्लो, चेंजेस इन इक्विटी एटसेट्रा इन अकॉर्डेंस विद, फिर एफआरएफ का नाम आ जाएगा। कंप्लायंस फ्रेमवर्क, इन आवर ओपिनियन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इन अकॉर्डेंस विद एफआरएफ का नाम दे दीजिए। यहां पर आगे बढ़ते हैं, बेसिस फॉर ओपिनियन। इस पैरा में ऑडिटर मेंशन करता है कि दैट वी कैरीड आउट द ऑडिट इन अकॉर्डेंस विद द स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग and in accordance with the standard on auditing our responsibilities are to conduct the audit and our responsibilities as per this standard are prescribed in auditor responsibility section of this report। तो रेफरेंस दे देता है टू द सेक्शन ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट दैट डिस्क्राइब्स द ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी। इन कंप्लायंस विद द रिक्वायरमेंट्स ऑफ स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग we comply with the ethical requirements as prescribed by the code of ethics that comprises independence, compliance of ethical requirements including independence। और लास्ट में ऑडिटर एक लाइन लिखता है, we believe that audit evidences collected by us are sufficient and appropriate so as to provide a basis for opinion। Auditors believing that they had obtained sufficient appropriate audit evidence so as to provide a basis for the opinion। तो इस तरह से ये basis for opinion आता है। आपसे एग्जाम में ओपिनियन सेक्शन की ड्राफ्टिंग पूछी जा सकती है, बेसिस फॉर ओपिनियन की ड्राफ्टिंग पूछी जा सकती है, और इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स हमने along with क्वेश्चंस रेगुलर क्लासेस में प्रैक्टिस भी की थी, और May 24 में एक इलस्ट्रेशन इन्हीं चीजों के ऊपर पूछी भी गई थी, लेटर ऑन डिस्कस करूंगा आपके साथ। नेक्स्ट, गोइंग कंसर्न, ये हमने लास्ट रिवीजन सेशन में भी डिस्कस किया था कि यदि बेस्ड अपॉन द ऑडिट प्रोसीजर्स परफॉर्म्ड बाय द ऑडिटर, ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन दैट गोइंग कंसर्न इज एप्रोप्रिएट बट मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट, the financial statements provide adequate disclosure of that material uncertainty, then auditor is required to issue unmodified opinion with going concern para titled as material uncertainty relating to going concern in compliance of the requirement of SA 570। where applicable, auditor shall report in accordance with SA 570। Key audit matter, in case of listed entity, auditor shall communicate the key audit matter in accordance with SA 701। management responsibilities, in this particular section auditor prescribes the management responsibility as to
preparation of financial statement in accordance with applicable FRF, maintenance of adequate records for safeguarding of assets and prevention and detection of fraud and error, making reasonable and prudent judgment and estimates, design, implementation and maintenance of internal control to assess the appropriateness of going concern basis of accounting and to oversee the overall financial reporting process. So these are the management responsibilities with respect to the financial statement जो auditor management responsibility section में prescribe करेगा. Thereafter फिर बात आ जाती है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज की. ऑडिटर्स की बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है जिसमें ऑडिटर सबसे पहले तो बताएगा मेरी ऑडिट का ऑब्जेक्टिव क्या है. दैट इज टू ऑब्टेन रीजनेबल एश्योरेंस दैट फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज अ होल आर फ्री फ्रॉम मटेरियल मिसस्टेटमेंट एंड टू इशू द ऑडिटर रिपोर्ट दैट इंक्लूड्स एन ऑडिट ओपिनियन. Auditor explanation देगा what is the reasonable assurance and how the concept of materiality is applied while carrying out the audit. Auditor will issue a statement in his responsibility section that auditor exercise the professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. Auditor will state his responsibility as to the identification and assessment of risk of material misstatement, design and performing the audit procedures that are responsive to assessed risk as per the requirements of SA 330, SA 315, obtain sufficient appropriate audit evidences, understanding of internal control SA 315, expressing the opinion on adequacy and operating effectiveness of internal financial control section 143 subsection 3 of Companies Act 2013, evaluation of appropriateness of accounting policies and reasonableness of accounting estimates, conclude on appropriateness of management use of going concern basis of accounting, evaluate overall presentation, structure and content of financial statement. तो मेरी जिम्मेदारियों में ये सब बातें आती हैं और ये सारी चीजें आप डिटेल्ड ऑडिट प्रोसीजर्स में अलग अलग जगह पर पढ़ते ही हैं. इसके अलावा ऑडिटर अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज में साइमल्टेनियसली क्या और स्पेसिफाई करेगा. नंबर 1, various matters that are communicated to TCWG are being communicated in compliance of the requirements of SA 260, providing the statement to TCWG as to the compliance of ethical requirement, and my responsibility also includes to determine key audit matter out of the matter communicated to TCWG. तो ये सारी की सारी चीजें ऑडिटर अपने ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर डालकर अपनी ऑडिट रिपोर्ट का पार्ट बनाएगा. नाउ ये तो हो गए हमारे एलिमेंट्स ऑफ ऑडिट रिपोर्ट जिसके ऊपर जो क्वेश्चन है ओपिनियन सेक्शन पर आ सकता है, बेसिस फॉर ओपिनियन पर आ सकता है, इन दोनों की ड्राफ्टिंग भी आ सकती है. इसके अलावा मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ सकती हैं. ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत बड़ा टॉपिक बन जाता है जिसके चांसेस कंपैरेटिवली कम हो जाते हैं. अच्छा, अदर रिपोर्टिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी, इसकी हेडिंग क्या आएगी? रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट दैट इंक्लूड्स रिपोर्टिंग अंडर कारो, रिपोर्टिंग अंडर सेक्शन 143 सबसेक्शन 3 ऑफ कंपनी एक्ट 2013 एंड रूल नंबर 11 ऑफ कंपनी ऑडिट एंड ऑडिटर रूल्स 2014. सिग्नेचर इन द पर्सनल नेम एंड नेम ऑफ फर्म along with the membership number and firm registration number. Place, the city where audit report is signed. Date, it should not be earlier than the date on which the audit evidences are collected. और ध्यान होगा आपको, जब मैंने आपको SA 580 कराया था लास्ट रिवीजन सेशन में, तो उसके अंदर भी ये बात आई थी कि जो रिटन रिप्रेजेंटेशन की डेट है that should be as near to the date of audit report but should not be later than the date of audit report. Now, अब इसके बाद इस पर्टिकुलर स्टैंडर्ड के दो टॉपिक और पर्टिकुलरली इंपॉर्टेंट है. पहला टॉपिक है, यदि ऑडिटर ऑडिट कर रहा है इन अकॉर्डेंस विद स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड साइमल्टेनियसली ही इज आल्सो रिक्वायर्ड टू इशू अ रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ ऑडिट कंडक्टेड ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग. तो क्या ऑडिटर एक ही रिपोर्ट में दोनों स्टैंडर्ड के रेफरेंसेस दे सकता है क्या? जी हां, दे सकता है, प्रोवाइडेड
कुछ कंडीशंस हैं, यदि वो सेटिस्फाइड हो जाए तो auditor may be required to conduct an audit in accordance with the international standard on auditing in addition to standard on auditing issued by ICAI. In that case, auditor report may refer to standard on auditing in addition to international standard on auditing. But इस केस में आपको इन दो बातों को इंश्योर करके चलना है। नंबर एक, कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए इन बिटवीन द रिक्वायरमेंट्स ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग दैट वुड कॉज द ऑडिटर टू लीड टू फॉर्म अ डिफरेंट ओपिनियन। दैट मींस ऑडिट एज पर एसए अलग ओपिनियन, ऑडिट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग अलग ओपिनियन। तो ऐसी सिचुएशन में आपको एक ही रिपोर्ट में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के साथ स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंसेस नहीं देना चाहिए यदि दोनों के बेसिस पर डिफरेंट ओपिनियन आ रही है। एंड EOM OM para that is been required by the circumstances as per the standard on auditing, but it is not a requirement as per international standard on auditing. So यदि आपकी ओपिनियन चेंज हो रही हो या ऑडिटिंग स्टैंडर्ड जो ICAI के इशूड है उसकी अकॉर्डिंग ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऐड एन EOM और OM पैरा इन द ऑडिट रिपोर्ट, बट एज पर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग देयर इज नो रिक्वायरमेंट ऑफ EOM एंड OM पैरा। तो अंडर दैट सिचुएशन एक ही ऑडिट रिपोर्ट में दोनों ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स के रेफरेंसेस हमें नहीं देने चाहिए। हाउएवर ओपिनियन सेम है और EOM का इंक्लूजन या तो दोनों में होना है या दोनों में ही नहीं होना, OM पैरा का इंक्लूजन या तो दोनों में होना है या दोनों में ही नहीं होना। तो आप एक ही ऑडिट रिपोर्ट में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग एंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस दे दीजिए। एंड इसके साथ जो ऑडिट रिपोर्ट है दैट शुड इंक्लूड एट अ मिनिमम each of the elements set out in the audit report that is prescribed by law and regulation। इसका के क्या क्या एलिमेंट हैं एज सच अपने आप में इंपॉर्टेंट नहीं है, बट मैंने रेगुलर क्लास में आपके साथ डिस्कस भी किए थे। तीन तरह के मैटर हैं, एक तो ये वाला जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया अनमोडिफाइड ऑडिट रिपोर्ट एज पर द स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग, दूसरा है ऑडिट रिपोर्ट एज पर द लॉ एंड रेगुलेशन, तीसरा ऑडिट रिपोर्ट एज पर स्टैंडर्ड एज वेल एज इंटरनेशनल स्टैंडर्ड। तो यदि आप एक ही ऑडिट रिपोर्ट में स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग और इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑन ऑडिटिंग का रेफरेंस दे रहे हैं तो पहली कंडीशन तो ये आ गई डिफरेंट ओपिनियन नहीं होनी चाहिए। EOM एंड OM पैरा के इंक्लूजन पर दोनों स्टैंडर्ड एक ही बात करते हैं, या तो इंक्लूड करना है या एक्सक्लूड करना है। बट एट द सेम टाइम एक चीज का और ध्यान रखिएगा, ऑडिट रिपोर्ट में एट अ मिनिमम वो सारे एलिमेंट जो ऑडिट रिपोर्ट एज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशंस के अंदर कवर अप होते हैं वो इस रिपोर्ट में कवर अप हो रहे हैं। When auditor report refer to both international standard and standard on auditing issued by ICAI, auditor report should clearly identify the same, including the jurisdiction of origin of other auditing standard। कि जो दूसरे स्टैंडर्ड हैं इनका बेसिक ओरिजिन कहां से है, उसकी जुरिस्डिक्शन कौन से एरिया में है, वो आप साथ में स्पेसिफाई करके चलेंगे। तो ये एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसए 700 का जिस पर एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इफ एनी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज प्रेजेंटेड विद द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो यदि कोई भी सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट के साथ प्रेजेंट की जाती है बट दैट इज नॉट अ रिक्वायरमेंट एज पर द FRF, तो ऑडिटर को क्या करना है? नंबर 1, इवेलुएट क्या ये सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन क्लियरली डिफरेंशिएट की गई है फ्रॉम द ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। यदि नहीं देन मैनेजमेंट को कहिए इस अनऑडिटेड सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की प्रेजेंटेशन को चेंज करें, और यदि मैनेजमेंट चेंज करने से मना कर दे तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक स्टेटमेंट दे दीजिए दैट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन इज अनऑडिटेड। हाउएवर यदि सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन फाइनेंशियल स्टेटमेंट का नेवरदलेस एक इंटीग्रल पार्ट है, इसके बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट ही अधूरी है, तो मैं तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर ओपिनियन दे रहा हूं और सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन के बिना फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स अधूरी हैं, तो क्या मेरी ऑडिट रिपोर्ट सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन की रिपोर्टिंग को कवर करे? ऑफ कोर्स मुझे करना पड़ेगा, इट इज ए मैंडेटरी रिक्वायरमेंट एक तरीके से। If such supplementary information is nevertheless the integral part of the financial statement due to its nature,
auditor is required to cover in his audit opinion how such supplementary information is presented. चलिए जी, नेक्स्ट स्टैंडर्ड है हमारा 701, जिसका नाम है कम्युनिकेटिंग की ऑडिट मैटर इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट। की ऑडिट मैटर क्या है? वो मैटर जो ऑडिटर्स की जजमेंट में मोस्ट सिग्निफिकेंस है इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ करंट पीरियड, एंड दीज मैटर्स आर सेलेक्टेड फ्रॉम द मैटर्स कम्युनिकेटेड विद द TCWG। नाउ एसए 701 का स्कोप क्या है? एसए 701 डील करता है ऑडिटर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टू कम्युनिकेट द की ऑडिट मैटर इन द ऑडिटर रिपोर्ट, लेकिन एट द सेम टाइम इस बात का ध्यान रखिएगा कि जो आप रिपोर्टिंग कर रहे हैं की ऑडिट मैटर की, वो सब्स्टिट्यूट नहीं है आपका किस चीज का? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर का, सब्स्टिट्यूट नहीं है मॉडिफाइड ओपिनियन का, सब्स्टिट्यूट नहीं है MURG का, सब्स्टिट्यूट नहीं है ओपिनियन सेक्शन का। तो इस चीज का ध्यान रखिएगा कि ऑडिट मैटर की अपनी एक अलग आइडेंटिटी है। इट इज इन रिलेशन टू दोज मैटर दैट आर कम्युनिकेटेड टू TCWG एंड इन द ऑडिटर्स जजमेंट आर ऑफ मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड, एंड हेंस it is not a substitute for disclosures in financial statement that applicable FRF requires to make or that are otherwise necessary. Substitute नहीं है for expressing the modified opinion in accordance with the SA 705. Substitute नहीं है for reporting in accordance with SA 570 when a material uncertainty exists relating to event and condition that may cause a significant doubt on the entity ability to continue as a going concern. ये सब्स्टिट्यूट नहीं है सेपरेट ओपिनियन का ऑन द इंडिविजुअल मैटर। सो एसए 701 कहता है कि जो की ऑडिट मैटर आप कम्युनिकेट कर रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, ये वो मैटर है जो आपने TCWG को बताए थे एंड कंसीडर्ड टू बी ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंस इन द ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द करंट पीरियड। और ये सब्स्टिट्यूट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर का, MURG पैरा का, मॉडिफाइड ओपिनियन का, या ओपिनियन ऑन एनी सर्टेन मैटर्स। एट द सेम टाइम एक पॉइंट अपने आप में बड़ा इंपॉर्टेंट है, एसए 705 ये कहता है कि यदि आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट डिस्क्लेमर की फॉर्म में उसमें ओपिनियन दे रहे हैं ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, you are not expressing an opinion because you are not able to collect sufficient appropriate audit evidence in a relation to those matters that are having pervasive effect, so under that situation do not mention any KAM because contradictory हो जाएगा। एक तरफ आप कह रहे हैं कि मैं डिस्क्लेमर दे रहा हूं क्योंकि मैं सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस को कलेक्ट नहीं कर पाया हूं, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं ये की ऑडिट मैटर है। अरे जब आपने एविडेंस कलेक्ट नहीं किए तो की ऑडिट मैटर कहां से आ गए? तो बेटर क्या है? अवॉइड। एसए 705 प्रोहिबिट द ऑडिटर from communicating the key audit matter when auditor disclaims the opinion on the financial statement unless such a reporting is required by law and regulation. पर्पस क्या है की ऑडिट मैटर को कम्युनिकेट करने का? इट एनहांस द कम्युनिकेटिव वैल्यू ऑफ द ऑडिट रिपोर्ट बाय प्रोवाइडिंग ग्रेटर ट्रांसपेरेंसी। इट प्रोवाइड additional information to the intended users of the financial statement so as to assist them in understanding those matters that in the professional judgment are of most significance in the audit of financial statement of current period. Key audit matter assists the intended user in understanding the entity and area of significant management judgment. Key audit matter provide a basis to the auditor to further engage with the management and TCWG in a relation to certain matters belonging to the entity. ये इसका इंपॉर्टेंट पार्ट है।
while determining key audit matter out of the matter communicated to the TCWG, ऑडिटर को क्या क्या चीजों का ध्यान रखना है। Key audit matters are to be determined from the matter communicated to TCWG, considering the following. Number 1, area of higher assessed risk of material misstatement. जिन एरियाज में रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट हायर असेस्ड है, वो एरिया मोस्ट ऑफ द टाइम की ऑडिट मैटर के एरिया होते हैं। सिग्निफिकेंट ऑडिटर्स जजमेंट रिलेटिंग टू फाइनेंशियल स्टेटमेंट दैट इन्वॉल्व मैनेजमेंट जजमेंट। मैनेजमेंट ने जिन मैटर्स के ऊपर जजमेंट ली है उसके ऊपर ऑडिटर की क्या जजमेंट है, वो एरिया बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। और इसका सबसे सीधा बेस्ट एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स के। एग्जांपल अकाउंटिंग एस्टिमेट्स हैविंग हाई एस्टिमेशन अनसर्टेनिटीज। इफेक्ट ऑफ significant event or transaction occurred during the year. So, while determining a matter as key audit matter, auditor is required to consider areas of higher assessed risk of material misstatement. Significant auditor's judgment with respect to the matters where management judgments are involved. And third one, effect of significant events and transaction occurred during the year. So, auditor shall determine which of the matters so determined above were of most significance in the audit of financial statements of current period and hence therefore key audit matter. Key audit matter की रिपोर्टिंग कैसे होगी, इसके लिए हम ऑडिट रिपोर्ट में एक सेपरेट सेक्शन डालते हैं जिसका नाम आएगा की ऑडिट मैटर, और उसमें इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज यूज की जाएगी जिसमें बताया जाएगा की ऑडिट मैटर क्या होते हैं। Key audit matter are those matter that in the auditor's judgment were of most significance in the audit of financial statements of current period, and these matters were addressed in the context of audit of financial statements as a whole. An auditor does not provide a separate opinion on these matters. फिर इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज के बाद डिस्क्रिप्शन दीजिए ईच की ऑडिट मैटर का, एंड डिस्क्रिप्शन शैल एड्रेस द रीजन व्हाई द ऑडिटर हैज कंसीडर्ड दिस मैटर एज अ की ऑडिट मैटर। तो पहले इंट्रोडक्टरी लैंग्वेज, देयर आफ्टर डिस्क्रिप्शन, डिस्क्रिप्शन शैल स्टेट द रीजन व्हाई द मैटर इज टू बी कंसीडर्ड एज की ऑडिट मैटर। नाउ इसके बाद ये एक टॉपिक थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट बनता है। कौन से ऐसे सर्कमस्टांसिस हैं इन विच आपने एक मैटर को एज ए की ऑडिट मैटर डिटरमिन किया है बट दैट मैटर इज नॉट रिक्वायर्ड टू बी कम्युनिकेटेड। कौन से सर्कमस्टांसिस हैं? सबसे पहला, दैट मैटर इज प्रिक्लूडेड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन टू बी डिस्क्लोज। लॉ एंड रेगुलेशन ने इसको प्रिक्लूड कर रखा है दैट ऑल सच मैटर, इनका पब्लिक डिस्क्लोजर नहीं करना है। तो पहली सिचुएशन तो यही आ गई, इफ एनी मैटर का पब्लिक डिस्क्लोजर इट इज प्रिक्लूडेड बाय द लॉ एंड रेगुलेशन, देन बेशक वो मैटर हमने एज ए की ऑडिट मैटर डिटरमिन किया है बट हम उसे अपनी रिपोर्ट में स्पेसिफाई या डिस्क्लोज नहीं कर सकते। या फिर ऑडिटर डिटरमिन दैट मैटर शुड नॉट बी कम्युनिकेटेड इन ऑडिटर रिपोर्ट बिकॉज एडवर्स कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ डूइंग सो। मतलब इसको यदि मैं रिपोर्ट करता हूं तो जो इसका नेगेटिव इफेक्ट होगा इट वुड एक्सपेक्टेड टू आउटवे द पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक को इतना बेनिफिट नहीं होने वाला इस रिपोर्टिंग से जितना पब्लिक को नुकसान हो जाएगा। इट विल नॉट बी अप्लाइड कब? यदि एंटिटी ने खुद ही उसका पब्लिक डिस्क्लोजर दे रखा है तो यदि मैटर को ऑलरेडी एंटिटी ने पब्लिकली डिस्क्लोज कर दिया, इन दैट केस फिर आप फ्री हैं, फिर आप डिस्क्लोजर दे सकते हैं अपनी ऑडिट रिपोर्ट में की ऑडिट मैटर की फॉर्म में कि ये मैटर बड़ा सिग्निफिकेंट है और टीसीडब्ल्यूजी को भी बताया था मैंने, और जब मैंने टीसीडब्ल्यूजी को बता दिया उसके बाद टीसीडब्ल्यूजी ने या गवर्निंग बॉडी ने या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने अपने शेयर होल्डर को इसके बारे में बताया, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग की गई एंड सो ऑन।
तो जिस चीज का पब्लिक डिस्क्लोजर आ गया मींस पब्लिक इज ऑलरेडी अवेयर विद दिस मैटर, शेयर होल्डर्स आर अवेयर ऑफ दिस मैटर, इन दैट केस देयर इज नो प्रिक्लूजन, यू कैन डिस्क्लोज इन योर ऑडिट रिपोर्ट। नाउ अब बात आती है डिफरेंस बिटवीन मॉडिफाइड ओपिनियन, गोइंग कंसर्न एंड की ऑडिट मैटर। अभी पढ़ा क्या स्कोप के अंदर, क्या की ऑडिट मैटर सब्स्टिट्यूट है MURG पैरा का, क्या की ऑडिट मैटर सब्स्टिट्यूट है मॉडिफाइड ओपिनियन का? नो आप किसी पर्टिकुलर मैटर को हाईलाइट कर रहे हैं रिपोर्ट में जिसके कारण आपने मॉडिफिकेशन दे दी, नो डाउट दैट मैटर विल बी अ की ऑडिट मैटर। जिस मैटर के ऊपर मैनेजमेंट, जिस मैटर के ऊपर ऑडिटर ने अपनी रिपोर्ट को मॉडिफाई कर दिया, डेफिनेटली दैट मैटर विल बी अ की ऑडिट मैटर। लेकिन क्योंकि उस मैटर को ऑलरेडी आप ओपिनियन सेक्शन में, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में दे चुके हैं, देन क्या एडिशनली दोबारा से लिखोगे कि KAM में? नहीं। इसी तरह से यदि मटेरियल अनसर्टेनिटी एग्जिस्ट करती है रिलेटिंग टू गोइंग कंसर्न, बट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में उसके एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर दे दिए गए थे, तो आपने उसके लिए अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एक MURG पैरा डाल दिया। तो जिस चीज को आपने अलग से एक पैरा बनाकर ऑडिट रिपोर्ट में डाला, तो क्या डेफिनेटली वो एक की ऑडिट मैटर होगा या नहीं होगा? सोचो, दैट विल बी अ सिग्निफिकेंट मैटर ना, जिसके लिए अलग से पैरा बनाया गया ऑडिट रिपोर्ट में। लेकिन जब उस पैरा को या उस मैटर को सेपरेट डिस्क्लोजर दे दिया गया, तो क्या अब अलग से की ऑडिट मैटर पैरा की फॉर्म में दोबारा से दूं? नॉट रिक्वायर्ड। की ऑडिट मैटर इज नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर मॉडिफाइड ओपिनियन अंडर SA 705 or reporting required under SA 570 with respect to existence of material uncertainty as to events that cause significant doubt on entity ability to continue as going concern. Auditor shall report the modification or going concern in accordance with applicable SA and include a reference to basis for qualified or adverse opinion or material ascertaining नहीं uncertainty related to going concern in KAM section। सिर्फ आप क्या करेंगे, रेफरेंस दे दीजिए कि there is nothing else, there is no other matter except the matter stated in basis for qualified opinion या MURG पैरा। बट की ऑडिट मैटर पैरा के अंदर एक्सप्लेनेशंस नहीं देंगे आप। एक्सप्लेनेशन या तो MURG पैरा में आएगी या बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन या बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन पैरा के अंदर आएगी। राइट तो ये था हमारा SA 701। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। हमारा नेक्स्ट स्टैंडर्ड है SA 705। SA 705 में हम बात करेंगे मॉडिफिकेशंस टू द ओपिनियन इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। और आप सबको पता है तीन तरह की मॉडिफिकेशंस होती हैं, एक क्वालिफाइड, एक एडवर्स और एक डिस्क्लेमर। क्वालिफाइड ओपिनियन दो सिचुएशन में इशू होती है, व्हेन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर मिसस्टेटेड जिसका मटेरियल इफेक्ट है लेकिन परवेसिव इफेक्ट नहीं है। लेकिन यदि फाइनेंशियल स्टेटमेंट मिसस्टेटेड है जिसका मटेरियल एज वेल एज परवेसिव इफेक्ट है, तो आप एडवर्स ओपिनियन देते हैं। दूसरी सिचुएशन है ऑडिटर इज नॉट एबल टू कलेक्ट द सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस इन रिलेशन टू मैटर्स दैट आर मटेरियल इन नेचर। तो ऑडिटर के पास एविडेंस नहीं है उन मैटर के जो सिग्निफिकेंट है, इंपॉर्टेंट है, मटेरियल है, लेकिन परवेसिव नहीं है क्वालिफाइड ओपिनियन, परवेसिव है डिस्क्लेमर। ऑडिटर नॉट बीन एबल to collect sufficient appropriate audit evidence for the transaction that are having material but not pervasive effect.
disclaimer issued when auditor not been able to collect sufficient appropriate audit evidence for the transaction that are having material and pervasive effect. चलिए इसके बाद एक टॉपिक, ये प्रैक्टिकली इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लिमिटेशंस आफ्टर ऑडिटर हैज एक्सेप्टेड द एंगेजमेंट। यदि आफ्टर एक्सेप्टिंग द एंगेजमेंट मैनेजमेंट ने लिमिटेशन इंपोज कर दी ऑन द स्कोप ऑफ ऑडिट, तो सबसे पहला काम है ऑडिटर शुड मेक अ रिक्वेस्ट टू मैनेजमेंट टू रिमूव द लिमिटेशन। मैनेजमेंट ने लिमिटेशन रिमूव करने से रिफ्यूज कर दिया, टीसीडब्ल्यूजी को बताइए एंड डिटरमिन whether it is possible to perform the alternate procedures to obtain sufficient appropriate audit evidence. But if unable to obtain sufficient appropriate audit evidence, modify the opinion. Consider withdrawal wherever practical and possible. Circumstances where withdrawal is not permitted. कौन से ऐसे सर्कमस्टांसेस है जिसमें विड्रॉल परमिटेड नहीं है? लिस्टेड एंटिटीज के केस में सेबी सर्कुलर की अकॉर्डिंग आप विड्रॉ नहीं कर सकते। कब? जब तक आप ऑडिट रिपोर्ट या रिव्यू रिपोर्ट ना दे दें कुछ सिचुएशन में। और वो सिचुएशन क्या है? यदि आप किसी क्वार्टर के खत्म होने के विदिन 45 डेज रिजाइन कर रहे हैं, देन रिजाइन करने से पहले आपको उस क्वार्टर की ऑडिट रिपोर्ट या रिव्यू रिपोर्ट एज द केस में भी पहले देनी पड़ेगी, फिर आप रिजाइन कर पाएंगे। बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर। लेकिन यदि आप क्वार्टर एंड होने के आफ्टर 45 डेज रेजिग्नेशन देना चाह रहे हैं, देन जो क्वार्टर खत्म हो चुका है वो प्लस जिस क्वार्टर में आप रेजिग्नेशन की बातें कर रहे थे, उन दोनों क्वार्टर की ऑडिट रिपोर्ट या लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दिए बिना आप रिजाइन नहीं कर पाएंगे। ऑडिटर शैल बिफोर सच रेजिग्नेशन इशू ऑडिट और लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट फॉर सच क्वार्टर जो खत्म हो गया, एज वेल एज नेक्स्ट क्वार्टर जिसमें आपने रेजिग्नेशन का प्रपोजल दिया था। एंड यदि आप पहले 3 क्वार्टर के रिव्यू लिमिटेड रिव्यू रिपोर्ट दे चुके हैं, तो रिजाइन करने से पहले फुल ईयर की ऑडिट रिपोर्ट देकर जाइए, अदरवाइज आप रिजाइन नहीं कर सकते। ये लिमिट्स याद रखिएगा, विद एग्जांपल्स क्लास में एक्सप्लेन की हुई है, इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू भी फ्रेम हो सकता है इन लिमिट्स के ऊपर। नेक्स्ट, कंसीडरेशंस व्हाइल इशूइंग मॉडिफाइड ओपिनियन। 3 जगह पर कंसीडरेशंस आते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है। पहला कंसीडरेशन आता है ओपिनियन सेक्शन में, दूसरा कंसीडरेशन आता है बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन में, और तीसरा कंसीडरेशन आता है ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन के अंदर। बात करते हैं ओपिनियन सेक्शन की। वी हैव टू मॉडिफाई द हेडिंग, यूज द हेडिंग क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन। इधर क्वालिफाइड, एडवर्स और डिस्क्लेमर। ओपिनियन की वर्डिंग्स क्या होगी? ओपिनियन की वर्डिंग क्वालिफाइड, एक्सेप्ट फॉर इफेक्ट ऑफ द मैटर प्रिस्क्राइब्ड इन बेसिस ऑफ क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन। एक एक्सेप्शन डाल दी हमने, except for effects of matter prescribed in basis of qualified opinion section, financial statements have been prescribed fairly in all material respect in accordance with जो भी FRF का नाम है। नंबर 2, एडवर्स ओपिनियन।
यहां पर ऑडिटर सीधा कहता है, इन माई ओपिनियन, because of the significance of the matter stated in basis for adverse opinion section, these financial statements are not prepared as per the requirements of applicable FRF, or these financial statements are not reflecting true and fair view. वो डिपेंड करेगा ना, फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क है, कंप्लायंस फ्रेमवर्क है, क्या लैंग्वेज परमिटेड है आपको. इन ऑडिटर ओपिनियन, because of the significance of the matter described in the basis of adverse opinion section, financial statement does not give a true and fair view of जो भी है financial statements in accordance with applicable FRF. Disclaimer. Because of the significance of the matter described in basis for disclaimer of opinion section, ऑडिटर कहता है, आई एम नॉट बीन एबल टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस सो एज टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर द ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट. तो इस तरीके से ओपिनियन सेक्शन के अंदर हेडिंग चेंज होगी और ओपिनियन की वर्डिंग्स में चेंज आएगा. दूसरा मेन चेंज है वो कहां आता है, बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन के अंदर आता है. बेसिस फॉर ओपिनियन में आप सबसे पहले तो हेडिंग चेंज कर दीजिए, बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन, बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन, बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन. और जिस कारण से रिपोर्ट मॉडिफाई हो रही है, मिस स्टेटमेंट के कारण, कोई डिस्क्लोजर नहीं दिया गया उसके कारण, या डिस्क्लोजर अधूरे हैं उसके कारण, या फिर एविडेंस नहीं मिले उसके कारण, देन अकॉर्डिंगली आपको डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन प्रोवाइड करना है उन रीजंस का जिसके कारण इस रिपोर्ट को मॉडिफाई किया जा रहा है. मटेरियल मिस स्टेटमेंट हुआ है अमाउंट में, डिस्क्रिप्शन दीजिए मिस स्टेटमेंट का, क्वांटिफाई करिए फाइनेंशियल इफेक्ट को यदि वो अमाउंट डिटरमिन किया जा सकता है, बट यदि वो अमाउंट डिटरमिन नहीं किया जा सकता, स्टेट द फैक्ट. मटेरियल मिस स्टेटमेंट है डिस्क्लोजर के, गिव एक्सप्लेनेशन हाउ द डिस्क्लोजर इज मिस स्टेटेड. बट मटेरियल मिस स्टेटमेंट है ड्यू टू नॉन डिस्क्लोजर, आपने इंफॉर्मेशन को डिस्क्लोज ही नहीं किया, information has not been disclosed. Describe the nature of omitted information. Include omitted disclosure if it is practicable for you to give the detail of that disclosure जो omit किया गया है financial statements में से. और यदि आप able नहीं है to obtain sufficient appropriate audit evidence, state the reason for the inability. और जो आप ओपिनियन सेक्शन में एक लास्ट लाइन लिखते हैं ना, जो अभी हमने ओपिनियन सेक्शन में डिस्कस की थी, ऑडिटर्स बिलीविंग दैट दे हैव ऑब्टेन्ड सफिशिएंट एप्रोप्रिएट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर ओपिनियन, तो यहां पर डाल दीजिए वर्ड क्वालिफाइड ओपिनियन, एडवर्स ओपिनियन, और डिस्क्लेमर में अलग ही लाइन आ जाएगी. अमेंड द स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑडिटर्स बिलीविंग that audit evidences are sufficient and appropriate to provide a basis for qualified opinion or adverse opinion. In case of disclaimer, auditor report shall not include reference of section of auditor report that describes auditor's responsibility and statement with respect to auditors believing that sufficient appropriate audit evidence obtained. ये चीज गायब कर दीजिए, shall not include, ये डालना ही नहीं है आपको. क्यों नहीं डालना? अरे भैया ऑडिट एविडेंस कहां मिले और मेरी जिम्मेदारियां क्या क्या हैं उसका रेफरेंस हटा दो. क्यों? क्योंकि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन ही पूरा चेंज होगा डिस्क्लेमर के केस में. इन केस ऑफ द डिस्क्लेमर, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन shall include only नंबर 1 स्टेटमेंट, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी टू
carry out the audit in accordance with the standard on auditing and to issue the auditor report. But because of the significance of the matter described in basis for disclaimer of opinion section, we were not able to obtain sufficient appropriate audit evidence to provide a basis for opinion and a statement as to the auditor independence and other ethical requirements. कि मैंने अपनी इंडिपेंडेंस के साथ काम किया है, इन एथिकल रिक्वायरमेंट्स के कंप्लायंस में रहकर काम किया है। तो इसके साथ ये स्टैंडर्ड हमारा कंप्लीट होता है SA 705। तो 3 स्टैंडर्ड हमने कवर अप कर लिए, 700, 701 एंड 705। कंटिन्यू करेंगे 706 के साथ। चलिए जी, स्टार्ट करते हैं विद द नेक्स्ट स्टैंडर्ड दैट इज 706, जिसका नाम है एम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ एंड अदर मैटर पैरा इन द इंडिपेंडेंट ऑडिटर रिपोर्ट। इस स्टैंडर्ड में 2 पैरा के ऊपर हमें डिस्कशन करनी है, एक EOM पैरा और दूसरा अदर मैटर पैरा। EOM पैरा फाइनेंशियल स्टेटमेंट से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर है, OM पैरा ऑडिट, ऑडिटर रिपोर्ट, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी से रिलेटेड मैटर्स के ऊपर है। EOM पैरा का मीनिंग क्या है? EOM पैरा is a para included in the auditor report that refers to a matter which is appropriately reflected or disclosed in the financial statement। वो पैरा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्ट किया गया है, डिस्क्लोज किया गया है, और ऑडिटर्स की जजमेंट के हिसाब से दिस पैरा इज ऑफ सच सिग्निफिकेंस दैट इट इज फंडामेंटल टू द यूजर्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए, यूजर्स अंडरस्टैंडिंग के लिए ये एक फंडामेंटल एस्पेक्ट है। EOM पैरा कब ऑडिट रिपोर्ट में आएगा? नंबर 1, मैटर इज एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। दैट मैटर इज नॉट क्लासिफाइड एज अ की ऑडिट मैटर। दैट मैटर in the auditor's judgment is of very much significance for the user's understanding of the financial statement. Auditor shall include emphasis of matter para in the auditor report provided auditor would not be required to modify the opinion as per SA 705। यदि किसी भी मैटर के ऊपर मॉडिफाई ओपिनियन देनी है तो उस पर EOM पैरा आ ही नहीं सकता, बिकॉज EOM पैरा की डेफिनेशन ही है ये उन मैटर को कवर करता है विच आर एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो जो मैटर एप्रोप्रिएटली रिफ्लेक्टेड या डिस्क्लोज्ड है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, उन मैटर के ऊपर तो मॉडिफिकेशन आ ही नहीं सकती। तो जहां पर जिस मैटर पे मॉडिफिकेशन आनी है उस मैटर पर EOM नहीं आ सकता। नंबर 2, इन केस SA 701 अप्लाई द मैटर हैज नॉट बीन डिटरमिन्ड टू बी अ की ऑडिट मैटर। ये मैटर ऑडिटर ने एज पर SA 701 की ऑडिट मैटर डिटरमिन नहीं किया है। When auditor includes EOM para in the auditor report, he shall include the para in a separate section with appropriate heading that includes the term emphasis of matter. Include in the para a clear reference to the matter being emphasized, to where relevant disclosure that fully describe the matter can be found in the financial statement. So, जब EOM पैरा को रिपोर्ट किया जाता है तो लिखा जाता है we wish to
draw your attention to note number so and so of financial statements। तो रेफरेंस आ गया फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के डिस्क्लोजर्स का, जहां पर इस मैटर की कंप्लीट डिटेल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अवेलेबल करवाई गई है। पैरा शैल रेफर ओनली टू द इंफॉर्मेशन दैट इज प्रेजेंटेड और डिस्क्लोज्ड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और जो डिस्क्लोजर है दैट इज आल्सो एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर। एप्रोप्रिएट डिस्क्लोजर है। पैरा शैल इंडिकेट auditor opinion is not modified in respect of the matter emphasized। क्या दूसरे स्टैंडर्ड्स में ईओएम पैरा की रिक्वायरमेंट है? जी हां, 210 में है, 800 में है, 560 में है, अलग अलग स्टैंडर्ड्स के अंदर ईओएम पैरा की रिक्वायरमेंट है। जैसे एसए 210 कहता है एफआरएफ इज प्रिस्क्राइब्ड बाय लॉ एंड रेगुलेशन would be unacceptable, but due to the condition that it is prescribed by the law and regulation, हमें इसको एक्सेप्ट करना पड़ रहा है। So FRF prescribed by law and regulation would be unacceptable, but for fact that it is prescribed by law and regulation, इसके अकॉर्डिंग काम किया जा रहा है। To alert the users that financial statements are prepared in accordance with the special purpose framework, जहां पर SA 800 अप्लाई हो जाता है। 560 के रेफरेंस में where any fact came to the knowledge of the auditor after the date of auditor report and auditor provide a new or amended auditor report thereon। ये तो कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम ऑलरेडी दूसरे स्टैंडर्ड में पढ़कर आते हैं, बट इस स्टैंडर्ड ने भी अपने कुछ सर्कमस्टांसेस बताए हैं। When EOM पैरा कैन बी इशूड, किन सर्कमस्टांसेस में EOM पैरा को इशू किया जा सकता है? नंबर 1, अनसर्टेन सिचुएशन as to the future outcome of an exceptional litigation that is already disclosed in the notes to account, any significant subsequent event, early application of an accounting standard before its effective date wherever it is permitted, occurrence of major catastrophe that may have a significant effect on the entity financial position। EOM पैरा ऑडिट रिपोर्ट में किस लोकेशन पर आएगा? When EOM para relates to financial reporting framework, auditor may consider it necessary to place the para immediately following the basis of opinion section, so as to provide the appropriate context to the auditor's opinion। So basis of opinion section के immediate बाद आपको EOM पैरा डालना है, प्रोवाइडेड EOM इज रिलेटेड विद फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। जैसे ये एग्जांपल है कि अदरवाइज FRF is unacceptable, but because it is prescribed by the law and regulation, financial statements are prepared according to that FRF। यदि ऑडिट रिपोर्ट में KAM सेक्शन भी दिया हुआ है, then EOM para may be given before the key audit matter or maybe after the key audit matter section, based upon the auditor's judgment of the relative significance of the information included in the EOM para। Auditor may also add further context to the heading emphasis of matter para। जैसे FRF लिख सकते हैं, सब्सिक्वेंट इवेंट है, तो यदि अलग अलग मैटर पर EOM पैरा डाले गए हैं तो आप फर्दर कंटेक्स्ट डाल सकते हैं हेडिंग में। जैसे एग्जांपल, emphasis of matter subsequent event so as to differentiate the EOM para from the matter described in the key audit matter section।
तो ये ईओएम के रिलेशन में बातें हैं। ईओएम का मीनिंग क्या है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या है, ईओएम रिक्वायरमेंट्स अंडर अदर स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग, किन सर्कमस्टांसिस में ईओएम पैरा को इशू किया जा सकता है, एंड लोकेशन ऑफ ईओएम पैरा इन द ऑडिटर रिपोर्ट। आगे बढ़ते हैं। अदर मैटर पैरा। Other matter para, that is a para included in the auditor report that refers to a matter other than presented or disclosed in the financial statement, that in auditor's judgment is relevant for users' understanding of audit, auditor responsibilities or auditor's report. OM para should be included in the auditor report under a separate section titled as other matter. Auditor shall include other matter paragraph in the auditor report provided not prohibited by law and regulation, and wherever SA 701 apply, matter has not been determined to be a key audit matter to be communicated in auditor report as per SA 701. वही चीज हमने ईओएम पैरा के रेफरेंस में भी पढ़ी थी। ये दो पैरा हैं जो SA 706 को कवर अप करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा स्टैंडर्ड है SA 710। क्या नाम है? कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन। कितनी तरह की? दो तरह की, कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है? वो अमाउंट एंड डिस्क्लोजर जो करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में ऐड किए गए हैं, किसके? वन और मोर प्रायर पीरियड के, एज पर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ FRF। एक सेकेंड। कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है? ये वो अमाउंट एंड डिस्क्लोजर हैं जो करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में इंक्लूड किए गए हैं, बट दे आर रिलेटेड टू वन और मोर प्रायर पीरियड इन अकॉर्डेंस विद द एप्लीकेबल FRF। कोरेस्पॉन्डिंग फिगर, ये वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जहां पर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर फॉर प्रायर पीरियड आर इंक्लूडेड एज इंटीग्रल पार्ट ऑफ द करंट पीरियड। सेपरेटली रेफर करने की जरूरत नहीं है, करंट पीरियड का इंटीग्रल पार्ट है, एंड दे आर इंटेंडेड टू बी रीड ओनली इन अ रिलेशन टू अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर रिलेटिंग टू करंट पीरियड ओनली। कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या होती हैं? ये वो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है जहां पर अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स फॉर द प्रायर पीरियड दे आर इंक्लूडेड फॉर कंपैरिजन विद फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ करंट पीरियड and need to be separately referred in the auditor report if such a financial statement, that is comparative financial statement, are audited, and if audited, referred to in the auditor's opinion. So comparative information, वन और मोर प्रायर पीरियड की इंफॉर्मेशन जो इंक्लूड की गई है इन द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क। कितनी तरह की है? दो तरह की, एक कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट, दूसरी कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर ऐड की जाती है एज इंटीग्रल टू द करंट पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड वी नॉट सेपरेटली रेफर टू। लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐड की जाती हैं फॉर कंपैरिजन पर्पस, एंड वेयर एवर ऑडिटेड सेपरेट रेफरेंस ऑफ सच प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट आल्सो नीड्स टू बी गिवन। अब बात करते हैं कि ये जो कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन है इसका ऑडिट प्रोसीजर क्या है। इसके ऑडिट प्रोसीजर में चार बातें आती हैं। सबसे पहला आता है डिटरमिन करिए क्या करंट पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन को इंक्लूड किया गया है। यदि इंक्लूड किया गया है तो वेदर दैट कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन इज क्लासिफाइड एप्रोप्रिएटली। Thereafter, evaluate whether comparative information एग्री करती है किसके साथ? विद द अमाउंट एंड अदर डिस्क्लोजर्स
प्रेजेंटेड इन प्रायर पीरियड। जो करंट पीरियड का कंपैरेटिव है वो प्रायर पीरियड का करंट है, यही है ना। जो करंट पीरियड का कंपैरेटिव है वो प्रायर पीरियड का करंट है। प्रायर पीरियड में तो वो करंट ही था ना। क्या अकाउंटिंग पॉलिसीज रिफ्लेक्टेड इन द कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन दे आर कंसिस्टेंट विद द अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड इन द करंट पीरियड, एंड इफ any accounting policy is being changed, whether that change has been properly accounted for and adequately presented and disclosed thereafter। यदि आपको डाउट अराइज होता है एज टू द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी मिसस्टेटमेंट इन कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन और प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट भी आपने की थी, देन वी नीड टू परफॉर्म द एडिशनल प्रोसीजर्स एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ एसए 560। Perform additional audit procedures so as to obtain sufficient appropriate audit evidence to determine existence of material misstatement। Note, SA 560 subsequent event also apply if auditor had audited the prior period financial statements। Number 4, obtain written representation किससे? From the management to reaffirm कि रिटर्न रिप्रेजेंटेशन जो उन्होंने प्रीवियसली दी थी विद रिस्पेक्ट टू द प्रायर पीरियड दैट रिमेन्स एप्रोप्रिएट। तो ये प्रोसीजर अप्लाई होगा चाहे आप कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन में कॉरस्पॉन्डिंग फिगर को एग्जामिन कर रहे हैं या फिर आप कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एग्जामिन कर रहे हैं। नाउ इसके बाद बात आती है ऑडिट रिपोर्टिंग की। प्राइमरी डिफरेंस कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर का एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट का वो ऑडिट रिपोर्टिंग के अंदर आता है। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स में ओपिनियन शैल नॉट रेफर्स टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एक्सेप्ट इन सर्टेन सिचुएशन, लेकिन कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑडिट ओपिनियन टू रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। अच्छा, अब बात करते हैं पहले कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स की। कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स के केसेस में ओपिनियन शैल नॉट रेफर टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर्स एक्सेप्ट कब? ऑडिट रिपोर्ट ऑफ प्रीवियस पीरियड कंटेन्स मॉडिफाइड ओपिनियन। यदि प्रायर पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट में मॉडिफाइड ओपिनियन थी तो करंट पीरियड के अंदर कंपैरेटिव के रेफरेंस में आपको मॉडिफिकेशन डालनी पड़ेगी इफ दैट मॉडिफिकेशन स्टिल परसिस्ट एंड अनरिजॉल्व्ड। या फिर ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन एंड ही हैज द सफिशिएंट एविडेंस अवेलेबल विद हिम that a material misstatement exists in the financial statement of prior period which was not addressed earlier। पुराने पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर अनमोडिफाइड ओपिनियन थी जबकि उसमें गलती एग्जिस्ट करती है। पुराने पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में मॉडिफाइड ओपिनियन थी और वो मॉडिफिकेशन आज तक रिजॉल्व नहीं हुई। देन करंट पीरियड की ऑडिट रिपोर्ट में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू मॉडिफाई द ओपिनियन विद रिस्पेक्ट टू द कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर। हाँ, यदि प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिट ही नहीं हुई थी, देन auditor shall obtain audit evidence that the opening balance does not contain any material misstatement। कंपैरेटिव में कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्टिंग में ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रेफर टू ईच पीरियड फॉर विच द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर प्रेजेंटेड। और यहां पर ध्यान रखिएगा कि यदि इस साल का कंपैरेटिव और प्रायर पीरियड है तो दोनों एक ही ना, इस साल का कंपैरेटिव और प्रायर पीरियड ये दोनों एक हैं। एक सेकेंड। अब जो हम बात कर रहे थे, मान लीजिए हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट है 24-25 की जिसमें लगा हुआ है 23-24 और 23-24 जिसमें लगा हुआ था 22-23। तो ये 23-24 और ये 23-24 ये कंपैरेटिव हो गया 24-25 के रेफरेंस में, 23-24 के रेफरेंस में ये करंट है। तो यहां पर यदि आपने एक अनमोडिफाइड ओपिनियन दी तो यहां पर भी तो एक अनमोडिफाइड ओपिनियन आनी चाहिए थी, बट दी क्या?
मॉडिफाइड ओपिनियन दे दी। तो यदि ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट, जो हमारे इस एग्जांपल में अनमॉडिफाइड ओपिनियन है, एक्सप्रेस्ड इन द करंट पीरियड डिफर्स फ्रॉम द ओपिनियन एक्सप्रेस्ड इन द रेलिवेंट प्रायर पीरियड। अच्छा, ये वाली ये रिपोर्ट है, ओपिनियन ऑन प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक्सप्रेस्ड इन करंट पीरियड 24-25, इसमें प्रायर पर मॉडिफाइड ओपिनियन दी, जबकि रेलिवेंट प्रायर पीरियड में अनमॉडिफाइड ओपिनियन दी थी। क्या करो, गिव सब्सटेंटिव रीजंस फॉर द डिफरेंस इन अदर मैटर पैरा। If auditor conclude that a material misstatement is presented in previously audited figures, report it to the appropriate level of the management and request कि जो पुराना ऑडिटर है उसको इन्फॉर्म कर दो कि प्रायर पीरियड में गलतियां हैं, ठीक कर ले, ऐसे 560 फिर वो अप्लाई करेगा। मैंने ही कर रखी होती प्रायर पीरियड तो 560 मैं अप्लाई करता सब्सिक्वेंट इवेंट्स का स्टैंडर्ड। ये तो कॉरेस्पॉन्डिंग फिगर एंड कंपैरेटिव फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की ऑडिट रिपोर्ट का डिफरेंस है, बट दोनों में कुछ कॉमन बातें भी हैं, और वो क्या है, प्रायर पीरियड की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑडिटेड बाय अनदर ऑडिटर। यदि पिछले साल की फाइनेंशियल स्टेटमेंट किसी और ऑडिटर ने ऑडिट कर रखी है, तो आप अपनी ऑडिट रिपोर्ट में अदर मैटर पैरा डालिए, जिसमें लिखिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ प्रायर पीरियड आर ऑडिटेड बाय प्रीडिसेसर ऑडिटर, व्हाट इज द टाइप ऑफ ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय हिम एंड डेट ऑफ दैट रिपोर्ट। लेकिन यदि प्रायर पीरियड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर अनऑडिटेड, include other matter para that corresponding financial statements are unaudited, लेकिन ये ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस दैट ओपनिंग बैलेंस डू नॉट कंटेन any misstatement that can potentially affect the current period financial statement, ये जिम्मेदारी आपकी खत्म नहीं होती। But this does not relieve the auditor from need to obtain sufficient appropriate audit evidence that opening balance do not contain misstatement that can potentially affect the current period financial statements। तो ये हमारा SA 710 है कंपैरेटिव इंफॉर्मेशन के ऊपर। बढ़ते हैं इस सीरीज के सबसे लास्ट स्टैंडर्ड के ऊपर, ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेटिंग टू अदर इंफॉर्मेशन। अदर इंफॉर्मेशन होती क्या है, वो इंफॉर्मेशन जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ लगाई गई है इन द एनुअल रिपोर्ट। SA 720 deals with the auditor responsibility relating to other information that may be financial, may be non-financial, included in the entity annual report। क्या इस अदर इंफॉर्मेशन पर ऑडिटर को कोई ओपिनियन एक्सप्रेस करनी होती है? नो। ऑडिटर ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डज नॉट कवर अदर इंफॉर्मेशन, और यह स्टैंडर्ड भी ऑडिटर से कोई रिक्वायरमेंट रेज नहीं करता कि आपको अदर इंफॉर्मेशन की एप्रोप्रिएटनेस को एग्जामिन करना है या उसके रेफरेंस में आपको कोई ऑडिट एविडेंसेस कलेक्ट करने हैं। तो करना क्या है, यू नीड टू जस्ट चेक क्या अदर इंफॉर्मेशन दैट मे बी फाइनेंशियल, मे बी नॉन फाइनेंशियल, क्या ये अदर इंफॉर्मेशन कहीं पर कोई मिसमैच तो नहीं है, किस चीज से, मेरी अंडरस्टैंडिंग एज टू एंटिटी से, कहीं कोई मिसमैच तो नहीं है किसी फाइनेंशियल फिगर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में दिया गया है। सो auditor is required to read the other information so as to identify whether any difference in other information and audited financial statement exists, whether I am required to obtain any further understanding because other information contains that information which is not in my knowledge. According to that, I need to update my understanding. तो अदर इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में ऑडिटर के प्रोसीजर्स क्या होते हैं?
ऑडिटर को सबसे पहला काम करना है ये अदर इंफॉर्मेशन कलेक्ट करे। ऑडिटर शैल डिटरमिन थ्रू द डिस्कशन विद द मैनेजमेंट एनुअल रिपोर्ट में कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए जाएंगे एंड एंटिटी का प्लान्ड मैनर एंड टाइमिंग ऑफ इशू ऑफ सच डॉक्यूमेंट। तो सबसे पहले तो ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई which document will be comprised in the annual report. Thereafter, make appropriate arrangement with the management so as to obtain in a timely manner and if possible prior to the date of auditor report final version of the document that comprise the annual report. लेकिन कई बार क्या होता है, कुछ डॉक्यूमेंट प्रायर टू डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट अवेलेबल नहीं होते, तो उस केस में मैनेजमेंट से रिटन रिप्रेजेंटेशन ले लो दैट एज सून एज दीज डॉक्यूमेंट्स विल बी पॉसिबल आप हमें इन डॉक्यूमेंट्स की इंफॉर्मेशन की कॉपी अवेलेबल करवाएंगे। व्हेन सम और ऑल ऑफ द डॉक्यूमेंट्स डिटरमिन्ड अबव will not be available until after the date of auditor report, request the management to provide a WR. That final version of the document will be provided to the auditor when available and prior to its issuance by the entity such that auditor can complete the procedures required by this standard on auditing. Next one, आफ्टर ऑब्टेनिंग द इंफॉर्मेशन, पहला काम हो गया ऑडिटर ने इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर ली। नाउ अब ऑडिटर को क्या इस इंफॉर्मेशन को एग्जामिन करना है? नो, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू रीड द अदर इंफॉर्मेशन एंड कंसीडर। क्या अदर इंफॉर्मेशन एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बीच में कहीं पर कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है? अदर इंफॉर्मेशन में कुछ और बात लिखी गई है और उसी मैटर पर फाइनेंशियल स्टेटमेंट कुछ और बात कह रहा है। क्या कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है इन बिटवीन द अदर इंफॉर्मेशन एंड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट? एंड वेदर देयर इज एनी मटेरियल इनकंसिस्टेंसी किसके बीच में? अदर इंफॉर्मेशन एंड ऑडिटर्स नॉलेज obtained in audit in context of the audit evidence obtained and conclusion reached। कि जिस नॉलेज के बेस पर मैंने कंक्लूजन ड्रॉ किया था और जो इंफॉर्मेशन मुझे मिल रही है वो तो आपस में मैच ही नहीं कर रही। While reading the other information, auditor shall remain alert for the indication that other information not related to financial statement or auditor knowledge obtained in audit appears to be materially misstated। तो ये ऑडिटर के प्रोसीजर है मेन। नंबर 1, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू ऑब्टेन द इंफॉर्मेशन फ्रॉम द मैनेजमेंट and after obtaining the information auditor is required to read the information and consider any material inconsistency in between the other information and the information conveyed through the financial statement, and at the same time auditor is required to remain alert for any material misstatement in the other information। now अब जो ये प्रोसीजर कर लिए गए हैं परफॉर्म, उसके बेसिस पर ऑडिटर के सामने कुछ चीजें आती हैं। जो चीजें उसके सामने आती हैं उसके बेसिस पर ऑडिटर का रिस्पॉन्स क्या होगा? ऑडिटर को पता चला मटेरियल इनकंसिस्टेंसी है, appears to exist और अदर इंफॉर्मेशन टू बी मटेरियली मिसस्टेटेड। तो यदि ऑडिटर को कोई मटेरियल इनकंसिस्टेंसी मिली या ऑडिटर इज ऑफ द ओपिनियन कि ये जो अदर इंफॉर्मेशन है ये मिसस्टेटेड है, ऑडिटर इज रिक्वायर्ड टू डिस्कस द मैटर विद द मैनेजमेंट एंड परफॉर्म द अदर प्रोसीजर्स टू कंक्लूड क्या अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या फाइनेंशियल स्टेटमेंट में मटेरियल मिसस्टेटमेंट है या मुझे अपनी अंडरस्टैंडिंग को अबाउट द एंटिटी, इट्स एनवायरमेंट, इंटरनल कंट्रोल को अपडेट करने की जरूरत है। Whether auditor's understanding of the entity and its environment need to be updated। तीनों में से कोई सिचुएशन एग्जिस्ट करे तो आपके आगे के रिस्पॉन्स क्या होंगे? पहला केस,
ऑडिटर कहता है मटेरियल मिस स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में नहीं है, अदर इंफॉर्मेशन में मटेरियल मिस स्टेटमेंट है. सो इफ ऑडिटर कंक्लूड दैट अ मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन एग्जिस्ट, he shall request the management to correct the other information. अब मैनेजमेंट एग्री हो सकती है, मैनेजमेंट एग्री हो गई करेक्शन करने के लिए, तो क्या करोगे? डिटरमिन, क्या करेक्शन कर दिया, सही करा भी नहीं करा, बट मैनेजमेंट ने करेक्शन करने से मना कर दिया. पापा के पास जाओ, पापा कौन? TCWG. Communicate the matter with TCWG and request that correction be made. If auditor conclude that a material misstatement exists in other information obtained prior to date of auditor report, और other information correct नहीं कर रहे even after communicating with TCWG, क्या करूं? Consider the implications for auditor report, और TCWG को बता दो मैं इस मुद्दे को ऑडिट रिपोर्ट में कैसे एड्रेस करने वाला हूं. And communicate with TCWG how auditor plan to address the material misstatement of other information. ओपिनियन तो मॉडिफाई नहीं करूंगा, क्यों? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में गलतियां थोड़ी है, अदर इंफॉर्मेशन में गलती है, ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट की है, तो इस मैटर को मैं कैसे अपनी ऑडिट रिपोर्ट में एड्रेस करूंगा? दैट मे बी इन द की ऑडिट मैटर, दैट मे बी इन द रिपोर्टिंग ऑन अदर लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, दैट मे बी इन द OM पैरा, or wherever practical, wherever it is not prohibited by law and regulation, withdraw from the engagement. लेकिन आपकी नॉलेज में अदर इंफॉर्मेशन की मटेरियल मिस स्टेटमेंट आती है कब? आफ्टर यू हैव इशूड द डे, आफ्टर यू हैव साइंड द ऑडिट रिपोर्ट. तो आप मैनेजमेंट को आपने रिक्वेस्ट की करेक्शन कर दो, मैनेजमेंट ने आपकी रिक्वेस्ट मान ली तो बहुत ही बढ़िया, नहीं मानी तो TCWG के पास गए, TCWG को कहा करेक्ट कर दो, मान ली तो बहुत बढ़िया, मान ली तो अब आप बहुत बढ़िया के साथ क्या करोगे? परफॉर्म अदर प्रोसीजर्स टू एंश्योर नेसेसरी करेक्शन हैज बीन मेड. If other information is not corrected even after communicating with TCWG, take appropriate action considering legal rights and obligation to have the uncorrected material misstatement appropriately brought to the attention of the user, जिसके लिए ऑडिट रिपोर्ट बनाई जा रही थी. तो ये गलतियां हैं किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में नहीं, ये गलतियां हैं अदर इंफॉर्मेशन में, और वो अदर इंफॉर्मेशन ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले भी मिल सकती हैं, ऑडिट रिपोर्ट की डेट के बाद भी मिल सकती हैं. सबसे पहला काम दोनों के केस में, रिक्वेस्ट टू मैनेजमेंट फॉर द करेक्शन, मैनेजमेंट ने करेक्ट कर दिया, परफॉर्म द प्रोसीजर्स टू एंश्योर दैट करेक्शन हैज बीन डन. बट यदि मैनेजमेंट ने रिफ्यूज कर दिया तो क्या करोगे? कम्युनिकेट टू TCWG and ask them for the necessary correction. करेक्शन कर दिया गया तो बहुत बढ़िया, क्या करोगे? चेक correction has been made. But यदि correction नहीं हुआ, then consider withdrawal wherever practical. Consider how this matter is to be addressed in the auditor report, so that users को आप इस information से aware करा सकें. लेकिन गलती है किसमें? मटेरियल मिस स्टेटमेंट है किसमें? फाइनेंशियल स्टेटमेंट में. तो चले जाओ ना 450 में, आस्क द मैनेजमेंट फॉर नेसेसरी करेक्शन. करेक्शन हो गई, बहुत बढ़िया, नहीं हुई तो 705 में चले जाओ, मॉडिफाई द ओपिनियन. लेकिन आपको लगता है मिस स्टेटमेंट नहीं है, मेरी तो नॉलेज ही आधी अधूरी है, आई नीड टू अपडेट माई अंडरस्टैंडिंग अबाउट द एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट. तो अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी एंड इट्स एनवायरमेंट, उसके लिए कहां जाओगे? ऐसे 315 में चले जाओ. If as a result of performing the procedure, auditor conclude that a material misstatement in the financial statement exists, or auditor understanding of the entity and environment need to be updated, auditor shall respond appropriately in accordance with the other standards on auditing. ये थे हमारे ऑडिटर के रिस्पॉन्सेस इन वेरियस सिचुएशंस. अब बात आ जाती है रिपोर्टिंग की. अदर इंफॉर्मेशन के लिए आप एक सेपरेट हेडिंग बनाएंगे
other information. Auditor report shall include a separate section with the heading other information when at the date of auditor report for audit of financial statement of a listed entity auditor has obtained or expects to obtain other information. Unlisted entities के केस में auditor has obtained some or all of other information. तो when at the date of auditor report आपके नॉलेज में आपके पोजेशन में कुछ इंफॉर्मेशन है, अदर इंफॉर्मेशन है, या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ऑडिट रिपोर्ट की साइनिंग से पहले ये इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट ने बोला है आपको अवेलेबल करवा देंगे, तो ऐसे केस में आपकी ऑडिट रिपोर्ट में एक सेक्शन ऐड किया जाएगा जिसका नाम होगा अदर इंफॉर्मेशन. When auditor report is required to include an other information section, then एक स्टेटमेंट डालिए. इस अदर इंफॉर्मेशन को बनाने की जिम्मेदारी मैनेजमेंट की थी. आइडेंटिफाई करिए उस अदर इंफॉर्मेशन को जो आपको ऑडिट रिपोर्ट की डेट से पहले मिली. फॉर ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ लिस्टेड एंटिटी अदर इंफॉर्मेशन विच इज एक्सपेक्टेड टू बी ऑब्टेन्ड आफ्टर द डेट ऑफ ऑडिटर रिपोर्ट. स्टेटमेंट दीजिए कि आपकी ऑडिट ओपिनियन अदर इंफॉर्मेशन को कवर नहीं कर रही एंड हेंस मैं इसके ऊपर कोई ऑडिट ओपिनियन नहीं दे रहा. मेरी ऑडिट ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पर है. फाइनेंशियल स्टेटमेंट जिस एनुअल रिपोर्ट में लगाई गई है उस एनुअल रिपोर्ट की अदर इंफॉर्मेशन पर नहीं है. मेरी जिम्मेदारी अदर इंफॉर्मेशन के रिलेशन में इनको रीड करने की, कंसीडर करने की और रिपोर्टिंग करने की है. When other information obtained prior to the date of auditor report, statement, यदि आपको कोई गलती नहीं मिलती, that auditor has nothing to report. लेकिन यदि ऑडिटर के पास कुछ मटेरियल मिस स्टेटमेंट है अदर इंफॉर्मेशन की जो मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट की गई बट ठीक नहीं की गई, टीसीडब्ल्यूजी से रिक्वेस्ट की गई, ठीक नहीं की गई, एक स्टेटमेंट अनकरेक्टेड मटेरियल मिस स्टेटमेंट ऑफ अदर इंफॉर्मेशन. यदि ऑडिटर ने कोई क्वालिफाइड या एडवर्स ओपिनियन दिया है एज पर एसए 705, ऑडिटर शैल कंसीडर द इंप्लीकेशंस ऑफ द मैटर गिविंग राइज टू द मॉडिफिकेशन ऑफ ओपिनियन फॉर द स्टेटमेंट रिक्वायर्ड इन अबव पैरा. तो इस मॉडिफिकेशन का अदर इंफॉर्मेशन के रेफरेंस में क्या इंपैक्ट पड़ेगा, डेफिनेटली वी हैव टू कंसीडर. तो मेन तो जो चीजें आपको याद रखनी है वो बेसिकली ये वाला ही पार्ट है. अब इसके बाद इसमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं. एग्जाम्पल ऑफ अमाउंट और अदर आइटम दैट मे बी इंक्लूडेड इन द अदर इंफॉर्मेशन. कौन से अमाउंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के अदर इंफॉर्मेशन में इंक्लूड हो सकते हैं एंड अदर आइटम्स. चार एग्जाम्पल्स याद कर लीजिएगा. चलो चार मैं आपको रीड करा देता हूं. आइटम्स इन अ समरी ऑफ की फाइनेंशियल रिजल्ट लाइक net income, EPS, dividend, sale, other operating revenue, operating activities, operating expense. Selected operating data like income from continuing operations. Special items like asset disposition, litigation, asset impairment, tax adjustment, environmental remediation, etc. Capital expenditures by segment or division. आप किसी भी कंपनी की एनुअल रिपोर्ट उठाकर देखो, मैंने क्लास में आपको एनुअल रिपोर्ट दिखाई भी है और अदर इंफॉर्मेशन बड़ी सारी हमने डिस्कस भी की थी. तो अदर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट डिस्कशन में, डायरेक्टर की रिपोर्ट में, चेयरमैन की स्पीच में, कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, सीएसआर की रिपोर्ट के अंदर बहुत सारी अदर इंफॉर्मेशन है जो एनुअल रिपोर्ट का पार्ट बनती है. अदर आइटम्स, आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी एंड डिस्क्रिप्शन ऑफ ट्रांजैक्शंस विद देम. Description of changes in legal or regulatory requirements such as new tax or environmental regulation. Description of trend in market prices of key commodity or raw material. Contracts of supply, demand and regulatory circumstances between geographic regions. तो चार एग्जाम्पल याद कर लो, सारे याद करने की आवश्यकता नहीं है. वैसे अब थियोरेटिकल क्वेश्चंस बहुत 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 कम आते हैं बट स्टिल पता नहीं चलता, पूछ ले. तो
ये थे हमारे 6 स्टैंडर्ड 700 सीरीज के 700, 701, 705, 6, 10 एंड 20। इसके बाद इस चैप्टर का जो सेकंड पार्ट है वो अलग वीडियो में रिकॉर्ड करूंगा, जिसमें कुछ मिसलेनियस टॉपिक, नोट्स ऑन अकाउंट वर्सेस क्वालिफिकेशन, रिपोर्ट वर्सेस सर्टिफिकेट, फिर ऑडिटर्स की ड्यूटीज अंडर कंपनीज एक्ट 2013 एंड कारो 2020। तो इनको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इस वीडियो में हमने ऑडिट रिपोर्ट के 6 स्टैंडर्ड्स को रिवाइज कर लिया, लेकिन इस रिवीजन का फायदा तभी है जब आप इनके रिलेटेड क्वेश्चंस को की प्रैक्टिस करें और जहां पर भी थ्योरेटिकल एस्पेक्ट्स इन्वॉल्व हैं उनको लर्न करें। सो दिस इज ऑल फॉर दिस सेशन। मुलाकात करेंगे नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू वेरी मच। गुड बाय।